जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 26 जुलाई और आज दोस्तों हम तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक इशू डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में से, क्योंकि आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को सी राजा मोहन का बहुत अच्छा आर्टिकल आता है जियो पॉलिटिक्स से ओरिएंटेड, तो यहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर रिस्पॉन्स की यहाँ पे बात करी जा रही है, चाइना के बढ़ते न्यूक्लियर एग्रेशन की यहाँ पे बात करी जा रही है, क्या वो इम्पैक्ट करेगा इंडिया को, जापान को, ये सब बातें हम करेंगे। फिर हिंदू एक्सप्लेन्स, जो कि आपका टेक्स्ट कंटेक्स्ट वाला पेज रहता है, वहाँ पे एक इशू आया, एक आर्टिकल आया है जहाँ पे बात करी जा रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा मिल सकता है। अब स्पेस सेक्टर को ओपन अप करा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा स्पेस सेक्टर के ऊपर। और एक आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे फाइनेंशियल वेलबींग की बात करी जा रही है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल वेलबींग के बीच में। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदू में दो आर्टिकल्स और आए हैं। एक तो एम के नारायणन जी ने आर्टिकल लिखा है जो ग्लोबल क्योटिक वर्ल्ड ऑर्डर है 21st सेंचुरी में। अच्छा आर्टिकल है, बट मोरलेस उसमें रेपिटेटिव बातें हैं, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वही रशिया यूक्रेन वाली बातें हैं, वही इंडो पैसिफिक वाली बातें हैं, ठीक है। वेस्ट एशिया में क्या क्या डायनामिक्स अभी इमर्ज कर रहे हैं, तो कभी किसी फ्यू मिनट्स के एपिसोड में, किसी फ्यू मिनट्स की वीडियो में उसको हम आर्टिकल को डिस्कस कर सकते हैं। बट बहरहाल अगर आपने पढ़ना है तो जरूर पढ़ सकते हैं, कोई नई बात उसमें कोई नहीं लगी। और एक आर्टिकल और था हिंदू में बेल रिफॉर्म्स की, जहाँ पे बात करी जा रही है। तो 13 जुलाई को ना 13 जुलाई को ऑलरेडी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था बेल रिफॉर्म्स के चलते, तो इस करके अगेन वो रेपिटेटिव है, वही बातें वहां पे करी गई हैं। सो आप देख सकते हैं कि इश्यूज रिपीट होते रहते हैं, है ना। अब हमने वो टॉपिक्स देखने हैं, वो आर्टिकल्स देखने हैं जहां पे कुछ लगे कि बात रिपीट नहीं हो रही है। अगर वही बात रिपीट हो रही है 2-4 दिनों में, तो पीएचडी तो हमने करनी नहीं किसी टॉपिक को लेके, तो हम डिफरेंट टॉपिक्स को भी स्टडी करते हैं। इसी के कारण कोई डिफरेंट न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, बिजनेस लाइन है, कोई और न्यूज़पेपर हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, तो वहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है तो वो फिर मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो के एंड में, और आपने क्वेश्चंस कहां पोस्ट करने, तो बस एक क्विक 30 सेकंड्स यहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कि लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप with the name of editorials with means answer writing. So all these questions which I put in the video, you have to post the answer of these questions in this particular telegram group. Now to get access to this telegram group, what do you have to do? You have to check the description box below the video. You have to click on this link. When you click on this link, you will be redirected to this telegram group editorials with means answer writing. अगर ये रीडायरेक्ट नहीं करता आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे 6280133177 अपनी टेलीग्राम की ऐप से क्या करेंगे, मैसेज करेंगे और हमारे द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में मॉडल आंसर और बेस्ट आंसर दोनों ही शेयर किए जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द बेस्ट आंसर, कल वाला जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाला था, तो आकाश जी का है, आकाश हुड्डा जी, वेरी वेल डन। तो काफी टाइम के बाद आपका आंसर बेस्ट आंसर में आया है। ऑल्दो आकाश, आई बिलीव आफ्टर हैविंग रेड योर आंसर यू कैन राइट मच बेटर। आई नो दैट यू हैव रिटन बेटर आंसर्स, आप और अच्छा लिख सकते हैं। तो शुरुआत में इन्होंने बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है ना, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऑल इंडिया एक स्केयर क्रो टाइप एक यहाँ पे इंसान बनाया हुआ है, जहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, यानी कि एक तरह से एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, सेंटर के बीच में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एआईएस की यहाँ पे बात करते हैं। मोर ऑफ जो क्रिटिसिज्म है ऑल इंडिया सर्विसेज का, थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। ऑल्दो आपने लिखा है कि आपने 12-12.5 मिनट में आंसर लिखा है, थोड़ा आप सेंटेंस को पूरा लिख सकते हैं, है ना। जब आप पॉलिटिकल नेक्सस की यहाँ पे बात करें, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं। पॉलिटिकल नेक्सस मींस व्हाट, एक या दो लाइनों में, मतलब हमने कोई पैराग्राफ्स यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर नहीं लिखना है। तो आपके वर्ड्स ठीक है, आपने जो पॉइंटर्स यहाँ पे डाले वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको सेंटेंस को एक्सपैंड करेंगे तो और ज्यादा बेटर लगेगा वो, ठीक है। बाकी चैलेंजेस, सबसे अच्छा जो आपको मेरे को आपके आंसर में लगा वो वे फॉरवर्ड था, ठीक है। वे फॉरवर्ड आपने काफी अच्छा लिखा है, परफॉर्म या पेरिस को लेकर जो आपने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं। सेकंड एआरसी रिपोर्ट की यहाँ पे आपने बात करी है, सो कंक्लूजन भी काफी अच्छा है। और एक बार आप मॉडल आंसर को भी जरूर पढ़िएगा एंड डू वर्क अपॉन दिस थिंग कि जब हम पॉइंट शुरू कर रहे हैं तो उसको सेंटेंस हम पूरा कंप्लीट करें एक या दो लाइंस में। सो वेरी वेल डन वंस अगेन। नाउ द न्यूक्लियर रिस्पॉन्स रिटन बाय सी राजा मोहन। नाउ देखिए, यहाँ पे सी राजा मोहन बात कर रहे हैं कि देखिए अभी तक हमारी, अगर इंडिया की बात करें, जापान की बात करें, तो हमारा जो न्यूक्लियर पोस्चर है या जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो काफी कंजर्वेटिव रही है। नाउ वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर अबॉलिशन of nuclear weapons. We've always stood, India has always said that we are the land of Gandhi, we are the land of Buddha, we are the land of Akbar, we are the land of Ashoka, so we don't want, aggression, we don't want, कि nuclear policies ज़्यादा aggressively pursue करी जाए। But ये बात भी है कि हम एक nuclear armed neighborhood में रहते हैं। Now we don't want to be looking like sitting ducks, चाइना एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ है, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, तो फिर इस करके हम भी नहीं चाहते कि हम, अगर कल को हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया जाए तो हम ऐसे बैठे रहें, है ना।
तो चूड़ियां तो हमने भी नहीं पहन रखी हैं। तो इस करके बहुत जरूरी है कि अपनी हम जो स्ट्रेंथ है, अपनी डेटरेंस है, उसको बढ़ाएं। न्यूक्लियर डेटरेंस की यहाँ पे बात आती है कि इन द वेक ऑफ एन अटैक, कल को चाइना हमको अटैक करे या पाकिस्तान अटैक करे तो हम उनको मुंह तोड़ के जवाब दे सकते हैं। हम पहल नहीं करेंगे, पहले हम नहीं बटन दबाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब का, लेकिन अगर आप हमको प्रोवोक करेंगे, अगर आप हमको अटैक करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे फिर, है ना, मुंह तोड़ के जवाब देंगे। लेकिन अभी तक हमारा न्यूक्लियर पॉलिसीज को लेकर, न्यूक्लियर इसको लेकर ज्यादा जो हमारा जो पोस्चर रहा है बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहा। चाइना का जो बिहेवियर है, चाइना का अगर हम न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करें तो वो काफी बढ़ रहा है। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करी गई है जिसके चलते इंडिया और जापान थोड़ी अपनी थिंकिंग को रीओरिएंट कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइनाज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। अभी तक इंडिया और जापान को इतना ज्यादा डर नहीं लगता था। इंडिया और जापान को लगता था कि चाइना अपना ज्यादा जो न्यूक्लियर अग्रेशन है इंडिया के ऊपर है, जापान के ऊपर नहीं दिखा सकता। लेकिन ऐसे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि सी राजा मोहन इस आर्टिकल में मेंशन करते हैं, वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? पहला कि चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल का फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है। एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, दिस कैन ग्रो अप टू 1000 न्यूक्लियर हेड्स बाय 2030 फ्रॉम करंट अबाउट 350 राइट नाउ। उसके बाद चाइना का जो कोअर्सिव डिप्लोमेसी की बात करें, है ना, चाइना की मोर मस्कुलर अप्रोच की बात करें, है ना, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करें चाइना की, तो ये सब स्ट्रैटेजीज जो है, ये जो जी जिनपिंग की कोअर्सिव डिप्लोमेसी टेक्निक्स हैं, दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एंड जापान। और अभी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इससे एक बात अभी देखिए, सर्गी लावरोव ने क्या कहा था जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, आज 5 महीने पूरे हो गए, सर्गी लावरोव ने कहा था कि भैया अगर अमेरिका बीच में आया, यूरोपियन यूनियन के बाकी देश अगर बीच में आए, तो अगर ये तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो न्यूक्लियर वॉर होगा। अब ये यूक्रेन के क्राइसिस से ये भी सामने आ चुका है कि अगर एक न्यूक्लियर वेपन पावर यानी कि रशिया अगर इन्वेड करता है किसी और कंट्री को, तो यहाँ पे यूक्रेन को इन्वेड करा रशिया ने, तो जो बाकी दुनिया है, बाकी दुनिया को पीछे हटना पड़ेगा, बाकी दुनिया चुप बैठी रहेगी। बिकॉज अगर बाकी दुनिया, अमेरिका, जर्मनी, ये सब भी अगर बीच में आते हैं तो फिर ऑब्वियसली आज के टाइम पे थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा वो आपका न्यूक्लियर वॉर होगा। अब कैपेसिटी टू डेटर चाइना को यानी कि चाइना को रोकने के लिए, अब चलो चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है, हम उसको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम तो एक इंडिया एज ए न्यूक्लियर वेपन पावर, ठीक है, जापान नहीं है, ठीक है, जापान का खुद के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन जापान रिलाय करता है अमेरिका के ऊपर, जो अमेरिका का जो अम्ब्रेला है फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी स्पेसिफिकली टू दिस रीजन। जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, है ना, बिकॉज साउथ कोरिया भी बहुत अग्रेशन फेस करता है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ताइवान है, वियतनाम है, ये जो सब देश है, तो ये डिपेंडेंट किस पे है? अमेरिका के ऊपर। ठीक उसी तरह से जैसे यूरोपियन देश भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ अब जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर नैरेटिव्स हैं इंडिया और जापान में, वो एक बहुत बड़ी समस्या का एक इशू बनते हैं। बिकॉज देखिए, जापान में क्या हुआ था 1945 में, हिरोशिमा नागासाकी, तो प्रॉबेबली देखिए जापान ने तो अपना सबक सीख लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और जापान ने इनफैक्ट बहुत लंबे अरसे तक जापान ने ज़्यादा ग्लोबल स्टेज पे कोई एग्रेशन नहीं दिखाया था। इनफैक्ट जापान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़े पैसिफाइंग फीचर्स थे कि भाई ज़्यादा हमने ग्लोबल स्टेज में आके पंगे नहीं लेने, ज़्यादा हमने कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना। लेकिन अभी पीछे हमने देखा कि चलो अगर हम शिंजो आबे की बात करें, तो शिंजो आबे की लेगेसी थी कि वो थोड़ा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को, जापान की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहते थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम भी स्टैंड करते हैं पीस के लिए, डिसआर्मामेंट के लिए, है ना। हम ये बार बार कहते रहते हैं कि हमको अमन शांति पसंद है, भाई हम नहीं चाहते कि शोर शराबा हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर्स हो, इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचे। देखिए, हमारी जो कैपेसिटी है चाइना को डेटर करने के लिए, दैट इज इरोडिंग स्टेडली, सी राजा मोहन कहते हैं, बिकॉज ऑफ हमारा जो मिनिमम डेटरेंस पोस्चर की जो बात आ जाती है कि ठीक है हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, लेकिन हम पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज वाली बात आ जाती है। और लेकिन हमने क्यों बनाए? बिकॉज हम एक न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं, ताकि हमारे ऊपर अटैक हो तो हम कैसे रिटालिएट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम नुकसान से बच सकते हैं, इस करके हमने ये बनाए हैं। अक्सर न्यूक्लियर वेपन्स को टॉयज ऑफ पीस भी कहा जाता है ना। लेकिन अब ये जो पोस्चर है, ये जो आइडियोलॉजी है कि भाई हमने ज्यादा न्यूक्लियर बम्स नहीं बनाने हैं, हम डिसआर्मामेंट में बिलीव करते हैं, या जापान की बात करें, हिरोशिमा नागासाकी याद आ जाता है। तो सी राजा मोहन ये कह रही है कि ये एक बहुत बड़ा अड़चन बन रहा है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा है कि इंडिया और जापान आने वाले समय में चाइना को डेटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक रिटोरिक वाली बात आ जाती है कि हमारा रिटोरिक रहता है कि वी स्टैंड फॉर डिसआर्मामेंट, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी अग्री नहीं करा कि हम खुद भी न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप कर दें। हम एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो आप ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, और कौन से देश हैं जो कि एनपीटी की सिग्नेटरी नहीं है, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। अब रियल मुद्दा क्या है? देखिए, रियल मुद्दा ये नहीं है कि भाई ये जो हमारा रिटोरिक है कि भाई हम डिसआर्मामेंट में बिलीव करते हैं या न्यूक्लियर वेपन्स की इंपॉर्टेंस क्या है।
प्रॉब्लम यह है कि भाई चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, चाइना का जो न्यूक्लियर फुटप्रिंट है वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, और वी आर लॉक्ड इन कन्फ्रंटेशन विद अमेरिका, और चाइना डिटर्मिन्ड है कि कैसे वो अपनी न्यूक्लियर प्रोफाइल को और ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। भारत के लिए सवाल क्या है, क्वेश्चन इज कि ये जो न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट है या जो पॉलिसी ऑफ मिनिमम डेटरेंस है या जो पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज है, क्या ये सफिशिएंट होगा चाइना के कोअर्सिव टैक्टिक्स को रोकने के लिए? अब शिंजो आबे की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करें, अनफॉर्चुनेटली शिंजो आबे जी की अभी रिसेंटली हत्या हुई थी, इनको असैसिनेट करा गया था, लेकिन उन्होंने बहुत बार ये बात उठाई थी कि दैट लुक नाउ देयर इज अ टाइम कि जापान अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को रीलुक करे। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी हुआ 1945 में, वो ये नहीं कह रहे थे कि जापान को अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जापान मस्ट कंसिडर न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग विद अमेरिका। ठीक उसी तरह से अब वही यूएस के न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला की यहाँ पे बात आ जाती है, जो यूएस का जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला की यहाँ अप्रोच की बात यहाँ पे बात आ जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि ये जो मॉडल है यूरोप में भी काम करता है, जहाँ पे बहुत सारे देश, बेल्जियम है, इटली है, नेदरलैंड्स है, जर्मनी है, उनके अरेंजमेंट्स हैं कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अमेरिका के न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में। तो जापान का जो नैरेटिव है, अब यहां पे सी राजा मोहन कह रहे हैं कि जापान का जो नैरेटिव है जो कि चाइना को नहीं डेटर कर पा रहा है, वो एक ये है कि जापान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला सिक्योरिटी प्रोग्राम के चलते। नाउ अब एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस, तो अभी 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द ट्रीटी ऑफ एनपीटी होना है। आपको मैंने ऑलरेडी होमवर्क दिया छोटा सा कि ये जो एनपीटी है, अगर हम नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते हैं तो वो कौन से देश हैं जो कि सिग्नेटरीज नहीं है एनपीटी को। एक तो आपको मैंने इंडिया का बता दिया, ठीक है, तो ये होना था वैसे तो जनवरी में, इस साल जनवरी में होना था न्यूयॉर्क में, लेकिन जनवरी में जैसे कि आप जानते हैं ओमिक्रॉन थर्ड वेव के कारण फिर नहीं हो पाया था, तो इसको कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दिया था। अब ये कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते होगी, तो ये 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में होगी। अब यहाँ पे फूमियो किशिदा की बात करें जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो वहाँ पे अपनी इंड्यूरिंग जो जापानीज कमिटमेंट है टू न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, बिकॉज फूमियो किशिदा भी जो हैं ये कहाँ के एमपी हैं, ये हिरोशिमा के एमपी हैं, तो बिकॉज ऑफ द ट्रैजिक पास्ट, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल पास्ट विच जापान हैज फेस्ड, बिकॉज ऑफ द ट्रेजेडी विच जापान हैज फेस्ड, तो ये यहां पे अपने कंसर्न्स को रेज करेंगे दैट लुक जापान इज कमिटेड टू न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। लेकिन बात यही आती है कि हम ये जो कमिटमेंट, तो यहां पे थोड़ा सा रियलिज्म की बात सी राजा मोहन कर रहे हैं कि प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि जापान और इंडिया अपने जो कंजर्वेटिव ख्यालात हैं न्यूक्लियर, अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें, तो अगर वो कंजर्वेटिव ख्यालातों को बीच में ना लेके आए तो शायद चाइना को हम डेटर कर पाएंगे। ठीक है, ना इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन की बात करें तो मिनिमम डेटरेंस की बात आ जाती है। देखिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो चलो हमने पोखरान 2 करा, अब उसके चलते बहुत सारे देशों से हमको गालियां भी सुनने को मिली। ठीक है, बहुत सारे देशों ने सैंक्शंस लगाने की बात करी थी, जापान वाज वन ऑफ देम, ऑस्ट्रेलिया वाज वन ऑफ देम, अमेरिका वाज वन ऑफ देम, बहुत सारे देशों ने हमको बहुत बातें सुनाई, है ना। लेकिन उसके बाद भी देखिए 10 साल के बाद एक बहुत हिस्टोरिक हमने सिविल न्यूक्लियर एक डील साइन करी अमेरिका के साथ। मनमोहन सिंह जी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और तब जॉर्ज बुश वहां के प्रेसिडेंट थे। तो हमारी जो देखिए हमने न्यूक्लियर अपना पोखरान 2 किया, ठीक है, लेकिन हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये भी बोला था लुक वी आर कमिटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज, कि भाई हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारा गला पकड़ेंगे, अगर आप हमारे पे अटैक करेंगे तो फिर हम पीछे भी नहीं हटेंगे, है ना। भाई हम एक न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं, तो इस करके हम चुप नहीं रह सकते हैं, हमको अपना जो डेटरेंस है, ठीक है, हमको जो अपनी सिक्योरिटी है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। Now we have been very reluctant since 1998 that we don't want to rush into building a larger nuclear arsenal now which China is doing। अब यहां पे ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है एशियन न्यूक्लियर ट्रांजिशंस के ऊपर, एशले टेलिस ने ये रिपोर्ट बनाई है। एशले टेलिस जो है बाय द वे वो एक सीनियर फेलो है, अकाडमिशियन है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बारे, सिक्योरिटी इश्यूज के बारे बहुत अच्छा लिखते हैं, और ये कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं ना। यहां पे एक सवाल खड़ा उठता है, raises a question on this conservatism in India's nuclear posture in the face of China's military expansion। तो ये जो हमारे ख्यालात हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, क्या ये अड़चन बन रही है कि हम चाइना को डेटर नहीं कर पाएंगे, चाइना के मिलिट्री एक्सपेंशन को हम डेटर नहीं कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क इस रिपोर्ट में खड़ा करा गया है। नाउ हाउ कैन अमेरिका हेल्प? तो यहाँ पे सी राजा मोहन ये कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है जो एशले टेलिस ने फ्रेम करी है, इस रिपोर्ट में अमेरिका को कहा गया कि अमेरिका कैसे अपने एटीट्यूड्स को रिवाइज कर सकता है, कैसे अमेरिका इंडिया की और मदद कर सकता है। अब देखिए इंडो पैसिफिक में क्वाड तो एक टॉकिंग शॉप लगता है, क्वाड में देखिए वैसे तो कोई मिलिट्री रिलेटेड बातें नहीं होती हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड बातें नहीं होती हैं, लेकिन वहां पे ऑकस बना हुआ है, ऑकस में डेफिनेटली कमिट करा गया है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दी जाएगी। तो कुछ उस लाइंस में
कुछ उस लाइंस पे अगर अमेरिका ऐसे इंडिया की मदद कर सकता है ना, बिकॉज अगर यहां पे देखिए दोस्तों, अगर इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी है तो वो तो अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है ना। तो यहां पे बात करी गई है कि यूएस, अब इन द पास्ट यूएस वाज इंसिस्टिंग कि भाई कैसे इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को कंस्ट्रेन किया जा सकता है, रोका जा सकता है आफ्टर पोखरान 2। बट नाउ not only the US should be prepared to facilitate India's development of sophisticated nuclear warheads, but ये भी इंश्योर करना चाहिए अमेरिका को, बिकॉज अमेरिका के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा फाइनेंसेस हैं, कि कैसे हम अपनी सर्वाइवेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं ऑफ द इंडियन डेटरेंट अगेंस्ट द एक्सपैंडिंग चाइनीज न्यूक्लियर आर्सेनल, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहां पे अंत में बात करते हैं इन्फ्रस अग्रीमेंट की। इसके बारे न्यूज में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा इन्फ्रस अग्रीमेंट के बारे, जैसे ऑकस अग्रीमेंट था, है ना, ऑकस अग्रीमेंट साइन करा गया था, वैसे यहां पे इन्फ्रस अग्रीमेंट की बात करें जहां पे इंडिया, यूएसए और फ्रांस, तो यहां पे यूएसए और फ्रांस मदद कर सकते हैं इंडिया की कि कैसे इंडिया जो अपना प्रोग्राम है एक्सेलरेट कर सकता है ऑफ द इंडियन अंडर वाटर बैलिस्टिक मिसाइल्स के, अगर अपने सबमरीन्स की हम बात करें, ठीक है, और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल ऑकस जो ग्रुपिंग बनी थी, है ना, अब देखिए ऑकस ग्रुपिंग में आपको याद होगा फ्रांस बहुत गुस्सा था ऑस्ट्रेलिया से, है ना, बिकॉज अपेरेंटली 2018 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में एक डील साइन करी गई थी जहां पे फ्रांस वाज सपोज टू प्रोवाइड सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था $60 बिलियन का था। अब ऑकस एग्रीमेंट के चलते यूएसए और यूके ने कमिट करा ऑस्ट्रेलिया को कि भाई हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी कैसे है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, न्यूक्लियर सबमरीन्स कैसे बनाते हैं वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ इसी तरह से यहां पर बात करेगी, अगर ऐसे यूएस और फ्रांस इंडिया को मदद दे सके तो वो बहुत सही रहेगा। और अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो यहां पे बात करेगी ऑफ अ लाइकली इन्फ्रस अलायंस। चलिए सो दोस्तों, अगला आर्टिकल यहां पे बात करी जा रही है प्राइवेट सेक्टर कैसे बूस्ट कर सकता है इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को। देखिए अभी जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं अजय कुमार सूद, उन्होंने भी रिसेंटली अनाउंस करा है कि सरकार अभी सून विल कम अप विद द न्यू स्पेस पॉलिसी, जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है स्पेस सेक्टर में उसको और बढ़ाने के ऊपर एम्फोसाइज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2000 अगर हम बात करें 90s में, जैसे हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, तो काफी ग्रोथ देखा आईटी सेक्टर का ग्रोथ देखिए। अब हम अपनी इकोनॉमी में ये बात करते भी कि हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर ग्रोथ हमने ज्यादा देखी है, एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ हमने नहीं देखी है। तो जैसे आईटी सेक्टर का जो पोटेंशियल था वही कुछ पोटेंशियल अभी स्पेस सेक्टर के अंदर है, तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और यहां पे हमने उस अभी पोटेंशियल को इतना ज्यादा हार्नेस नहीं करा, उस पोटेंशियल को इतना अभी टैप नहीं कर पाए हैं। नाउ वाई इज स्पेस सेक्टर इंपॉर्टेंट? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पीएसएलवी की, है ना, अगर हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें तो देखिए आप ये जानते होंगे कि पीएसएलवी ने लगभग 346 सैटेलाइट्स लॉन्च करे हैं 36 कंट्रीज के। हमारा स्पेस प्रोग्राम दैट हैज कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। ऑफ कोर्स ड्यू क्रेडिट गोज टू, लॉट ऑफ थैंक्स गोज टू द सोवियट्स एज वेल, बिकॉज हमारा स्पेस प्रोग्राम डेवलप करने में सोवियट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा था, लेकिन आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। देखिए अब आपको याद होगा 2014 में जब मंगलयान भी लॉन्च करा गया था, तो आई रिमेंबर उस टाइम पे न्यूज में आर्टिकल्स काफी आते होते थे कि भाई मंगलयान लॉन्च करा गया है, लगभग 420-430 करोड़ का ये मिशन था, $75 मिलियन का। तो ये क्रिटिसिज्म करा जाता था कि भाई इतने सारे पैसे वेस्ट करने का क्या फायदा है, 450 करोड़ लगा दिए मार्स में पहुंचने के लिए। लेकिन देखिए अब ये बातें यहाँ पे ऐसे, ऑब्वियसली स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, है ना, तो स्पेस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आज के टाइम पे अगर हम वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम की बात करें, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की बात करें, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात करें, तो ये सब फायदे हैं स्पेस प्रोग्राम के चलते। और जैसे अर्ली वार्निंग सोल्यूशंस है कि भी कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी हो, फ्लड हो, है ना, अर्थक्वेक हो, अगर वो आने वाला है तो उस हिसाब से सरकार भी अपना डिजास्टर प्लान प्रिपेयर कर सकती है, लोगों को भी आइडिया रहेगा, है ना। अब आज के टाइम पे कुछ इस तरह की अगर समस्या है, फ्लड्स आने वाले हैं, तो हमको पहले वार्निंग मिल जाती है, सरकार को और टाइम मिल जाता है कि कैसे वो अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको और बढ़ा सकते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के फायदे तो बहुत हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट 2020 में ये बताती है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन है दैट कैन हेल्प 49%, close to 50% of the world's unconnected population। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है दिस कैन रीच रिमोट एरियाज, ठीक है, तो यानी कि वो एरियाज जहां पे कनेक्टिविटी पहले एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये फैसिलिटेट कर सकते हैं टेलीकॉम सर्विस को भी, है ना। अब आज के टाइम पे हम 4G 5G स्पेक्ट्रम्स की बात करते हैं, तो ये सब पॉसिबल ना होता अगर हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना प्रोग्रेस ना करा होता। नाउ हमारा क्या पोजीशन है ग्लोबल स्पेस मार्केट में? अब स्पेस टेक एनालिटिक्स ये बताते हैं कि इंडिया 6th लार्जेस्ट प्लेयर है, विच इज क्वाइट गुड, आई मीन कंसिडरिंग कि हमारा स्पेस प्रोग्राम दैट हैज कम अ लॉन्ग वे। बट बहरहाल हम 6th लार्जेस्ट प्लेयर हैं internationally, having almost around about 4% of the world's space tech companies, ये as of 2021 है।
नो डाउट्स अमेरिका की बात करें तो अमेरिका वर्ल्ड लीडर है। अमेरिका हाउसेज अराउंड अबाउट 56% ऑफ ऑल द कंपनीज इन द स्पेस टेक इकोसिस्टम, है ना। अब अमेरिका की बात करें तो कम से कम 40-41 बिलियन डॉलर्स का तो अमेरिका स्पेस सेक्टर के लिए बजट एलोकेट करती है, और उसमें से भी जो आधे से ज्यादा बजट होता है वो नासा के लिए होता है, जो नासा के इतने सारे मिशन जाते हैं, है ना। तो हमको भी जरूरी है, वी ऑल्सो नीड टू इंक्रीज द फंडिंग फॉर द स्पेस सेक्टर, है ना। सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमको प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे ये स्पेस एक्स है एलॉन मस्क का, है ना, तो वो प्राइवेट एग्जाम्पल है ना। तो अब अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन का स्पेस सेक्टर में, तो इस करके हमको भी ऐसी इस तरह के इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत एम्फोसिस करना पड़ेगा। तो लगभग 60-70 स्पेस जो स्टार्टअप्स हैं वो हमारे यहाँ पे भी अभी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने इसरो के साथ अपना रजिस्टर करा हुआ है। बाकी जो मेजर प्लेयर्स हैं तो यूके है, कनाडा है, चाइना है, जर्मनी है, ठीक है ना। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें वैल्यू वाइज तो $7 बिलियन है 2019 में। हमारा टारगेट है कि भाई 2024 तक हमने $50 बिलियन जो है वो अचीव करना है। तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। हमने देखी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आती है, सो वी हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू हैव रीच्ड मार्च, कितने में, अराउंड अबाउट $75 मिलियन, है ना। बाकी सब देशों की बात करें तो बहुत सारे चाइना ने भी कोशिश करी थी, बहुत सारे देशों ने कोशिश करी थी मार्च में पहुंचने के लिए, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए थे। हम पहले अटेम्प्ट में ही, है ना, हमने पहले अटेम्प्ट में ही प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर कर लिया मंगलयान का, है ना। तो और वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था, $75 मिलियन में हमारा काम बन गया था। तो उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू इतनी नहीं थी जितनी आज 80 रुपए की चल रही है, लेकिन राउंड अबाउट कहा जाता था कि 450-430 करोड़ का बजट में हम मार्च पहुंच गए थे। अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, अब देखिए आने वाले समय में लोग छुट्टियां मनाने के लिए, आज के टाइम पे लोग पहाड़ों पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, आने वाले समय में तो ऐसा लगता है कि लोग डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाएंगे, है ना, मून पे जाएंगे छुट्टियां मनाने के लिए, है ना। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात करें कि कैसे वो स्पेस सेक्टर को बूस्ट कर सकता है। देखिए अब यूएस और कनाडा वो हाईएस्ट रिसीवर्स थे स्पेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की 2021 में। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे 60 ऑड स्टार्टअप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अग्निकुल है, कॉस्मोस है, ठीक है, सस्ट्योर है, ध्रुवा स्पेस है। तो ये ऐसे कुछ ये स्टार्टअप्स के नाम हैं जो कि रजिस्टर्ड है इसरो के साथ, है ना। अमेरिका के स्पेस बजट को देखिए, $41 बिलियन 2021 में, जिसमें से आधे से ज्यादा तो नासा को ही फोकस किया गया था। हमारा बजटरी एलोकेशन कितना है स्पेस के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए, लगभग 14,000 करोड़। तो डेफिनेटली ये बढ़ सकता है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से स्पेस सेक्टर के पास ज्यादा कैपिटल आ सकता है। अब रेगुलेशन की बात करें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, तो जून 2020 में भारत सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस करे थे, जिसके चलते प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेज किया गया था कि कैसे वो स्पेस सेक्टर में आ सकते हैं। तो एक एजेंसी की स्थापना करी गई थी इन स्पेस, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका मैंडेट क्या था कि भी प्रमोट करना, ऑथराइज करना और लाइसेंस करना प्राइवेट प्लेयर्स को जो कि स्पेस एक्टिविटीज कैरी आउट करना चाहते हैं। ये एक ओवरसाइट और रेगुलेटरी बॉडी है जो कि प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को, यानी कि नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज को इंकरेज करती है और उनकी सहायता करती है एज फार एज शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड, एज फार एज प्रोवाइडिंग देम एनी हेल्प और प्रोवाइडिंग देम एनी एक्सपर्टीज इज कंसर्न्ड और एनी फैसिलिटीज इज कंसर्न्ड, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो डिसीजन है इन स्पेस एजेंसी का ये फाइनल रहता है और ये बाइंडिंग रहता है सभी स्टेक होल्डर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग इसरो। तो अपने आप में काफी ऑटोनोमस एंटिटी ये बनाई गई है। चलिए, तो लास्ट आर्टिकल दोस्तों जो आज का रहेगा वो रहेगा टेक स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग। देखिए बैंक अकाउंट बनने से, आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास 10 बैंक अकाउंट हो, डज दैट गारंटी कि आप फाइनेंशियली वेलबींग, आपकी फाइनेंशियल वेलबींग को आप वो गारंटी कर सकते हैं? देखिए फाइनेंशियल वेलबींग ये नहीं होता कि आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, है ना। फाइनेंशियल वेलबींग और फाइनेंशियल इंक्लूजन में फर्क है ना। अक्सर आज के टाइम पे देखिए लोग कंज्यूमरिज्म में बिलीव करते हैं। लोग कहते हैं कि जी मेरा 20 लाख का पैकेज लगा तो आज मैं जाके 40 लाख की गाड़ी खरीद के आता हूँ, है ना। लोग, ठीक है आपकी मर्जी है, कंज्यूमरिज्म है, ठीक है, मटीरियलिज्म है, वो हर किसी की अपनी डिजायर्स होती हैं। लेकिन आज के टाइम पे लोग क्रेडिट कल्चर में बिलीव करते हैं। अरे आप क्रेडिट कल्चर में बिलीव करते हो, आपको बैंक जो आपको रोज कॉल करके कहते हैं कि जी क्रेडिट कार्ड ले लो 10 लाख की लिमिट में, 15 लाख की लिमिट में, क्या आप वो लिमिट यूज करके वापस भी कर पाओगे? पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के चलते लोगों को कितना इस बात का अंदाजा हुआ कि लाइफ में एसेंशियल चीजें क्या है ना। एसेंशियल चीजों की ही तो मारामारी रहती है। अब वो एसेंशियल चीजों को लेने के लिए भी कितनी स्ट्रगल थी पैंडेमिक के चलते। पैंडेमिक के चलते बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, बहुत अच्छी नौकरियां होंगी उनके पास, लेकिन बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं प्रोवाइड कर पाए, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये देखिए कठिनाइयां तो कभी भी आ सकती हैं, तो ये तो हमको पता नहीं होता। अगर आज चलो अगर मौका अच्छा है, अगर टाइम अच्छा चल रहा है, यू नेवर नो कल को जाके कैसा टाइम हो, तो वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड। उस समय में काम क्या आएगा? काम तो पैसे ही आएंगे। आप अपने परिवार का अपना पेट भरने के लिए आपको पैसे तो चाहिए, है ना। तो चाहे आपके पास 10 बैंक अकाउंट हो, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन बात एक और आ जाती है कि चलो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आ जाती है, लेकिन फाइनेंशियल वेलबींग की बात जब आती है उस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब क्यों ये बात कर रहे हैं? बिकॉज अभी एक इंडेक्स निकाला गया है, तो ये इंडेक्स का नाम क्या है? ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस 2021। तो याद कर लीजिए कि ये जो इंडेक्स है कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है।
वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाला जाता है। यदि आपको क्वेश्चन ऐसा प्रीलिम्स में पूछा जाए तो हमको पता हो, है ना, क्योंकि आजकल वैसे भी ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस इंडेक्स है उसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, वो इंडेक्स को वैसे ही रद्द कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम याद रख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, अब ये 2021 का जो एडिशन है, दिस इज बेस्ड ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव सर्वे, जिसमें लगभग 1.25 लाख लोगों को 1,25,000 एडल्ट्स को सर्वे किया गया है 123 देशों में, और कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर सर्वे करा गया है। फॉर एग्जांपल कि किस तरह से वो फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनसाइट्स ऑफर करते हैं टू द बिहेवियर्स दैट इनेबल्स फाइनेंशियल रेजिलियंस। ठीक है, अब यहां पे ऑल्सो ये जो डेटा अब सामने आया, दिस ऑल्सो आइडेंटिफाइज द गैप्स इन एक्सेस टू द यूजेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय वुमेन एंड बाय द पुअर एडल्ट्स एज वेल। ना अब फाइनेंशियल इंक्लूजन के चलते जनधन योजना की हम बात करते हैं, हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं कि वी हैव अचीव्ड दैट, बट हैज दैट रिजल्टेड इन फाइनेंशियल वेलबींग? अब अगर आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं, क्या आप वो जाके बैंक में जमा करा रहे हैं? क्या आप सेव कर रहे हैं? सेविंग का कल्चर है हमारे यहाँ पे, चलो चाहे आप एफडी में सेव कर रहे हैं, चाहे आप प्रोविडेंट फंड में सेव कर रहे हैं, चाहे कोई भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में सेव कर रहे हैं, तो वो ऐसा कल्चर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, विच कैन इंश्योर कि कल को आने वाले टाइम में रेनी डेज हो, हार्ड डेज हो, टफ डेज हो, तो वो अपनी सेविंग्स के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। अब फाइनेंशियल वेलबींग की बात करें तो फाइनेंशियल वेलबींग की जो डेफिनेशन है, तो अगर आपको ये देखिए, ये आपको टॉपिक एसए में भी काम आ सकता है, तो अगर आपको ये डेफिनेशन याद रहे, फाइनेंशियल वेलबींग को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं कि किस एक्सटेंट तक, ठीक है, किस एक्सटेंट तक टू विच अ पर्सन और अ फैमिली अपने जो डेली जो डे टू डे फाइनेंशियल जो अफेयर्स हैं, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, वो कितना स्मूथली मैनेज कर सकते हैं, और कितना उनको इस बात पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में भी अगर कोई आर्थिक कठिनाई आती है तो हम अपना गुजारा कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, है ना। अब ये बात यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपके अकाउंट में तब 100 करोड़ होने चाहिए, 200 करोड़ होने चाहिए, वो बात मैटर यहाँ पे नहीं करती है। तो ये मेजर करते हैं वेदर इंडिविजुअल्स दे कैन मैनेज देयर डे टू डे फाइनेंसेस, ठीक है, कोप विद देयर इमरजेंसीज। अब ये सर्वे बताता है कि 10 में से 9 इंडियंस हैं, 9 इंडियन एडल्ट्स हैं जो कि चिंतित हैं, वरिड हैं, और ये आज के टाइम पे भी है, बेशक पैंडेमिक नहीं है, अभी भी लोगों को डर है कि भैया पैंडेमिक ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें सिखा दी हैं, है ना, कल को जाके फिर कोई ऐसी स्थिति आती है, नौकरी ना हो तो क्या करोगे, कैसे बच्चों का पेट पालोगे, कैसे आप बच्चों को अपने स्कूल भेजोगे। ना ये सर्वे बताता है कि 9 in every 10 इंडियन एडल्ट्स दे आर वरिड अबाउट कि आने वाले समय में कोई ऐसी फाइनेंशियल हार्डशिप हो तो भी कैसे गुजारा कर पाएंगे हम। नाउ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब बैंक्स का भी देखिए, अब बैंक्स को ये देखना चाहिए कि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, अब आप हर किसी को क्रेडिट कार्ड ऑफर करते रहोगे, आप ये तो देख लो कि इंसान की सैलरी कितनी है, उस व्यक्ति की सैलरी कितनी है, क्या अगर आप उसको इतने क्रेडिट कार्ड की लिमिट दे रहे हो क्या वो वापस कर पाएगा, है ना। अब आज के टाइम पे आपको फोन आते होंगे, जी पर्सनल लोन ले लीजिए, है ना, इतने लाख का पर्सनल लोन लीजिए, ये ले लीजिए, वो कर लीजिए। अब आप अगर पर्सनल लोन ले भी लो, पर्सनल लोन ले लिया आपने, चलो आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, लेकिन अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप जॉब ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको वापस कैसे कर पाएंगे, है ना। अब तो यहां पे ये बात करेगी कि बैंक्स को भी देखना चाहिए कि किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो, वो कैसे टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस के लिए, अगर स्पेशली वो उन लोगों के काम भी आने चाहिए, और खास करके उन लोगों के लिए टारगेट करनी चाहिए जिनमें अफोर्डेबिलिटी है उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। अब एक हाउस होल्ड है विद हेल्थ इंश्योरेंस, नाउ दैट हाउस होल्ड शुड बी एबल टू यूज द प्रोडक्ट अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी का टाइम आता है विदाउट फेसिंग एनी फाइनेंशियल हार्डशिप। बहुत सारे लोगों को अभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर पेनिट्रेशन की बात करें इंडिया में, वो अभी भी बहुत पुअर है ना, एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। अब सिमिलरली आप कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत वोलेटाइल इनकम रहती है ना, कि चलो आज तो बहुत पैसे आ गए, 6 महीने फिर, फॉर एग्जांपल अगर हम वेडिंग बिजनेस की बात करें, है ना, या केटरिंग बिजनेस की बात करें, तो शादियों का जो सीजन होता है नॉर्थ इंडिया में, वो आमतौर पे सितंबर के बाद रहता है, सर्दियों में रहता है। तो शायद अब अगर कोई फैमिली है जो वेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो चलो वो एक पर्टिकुलर 3-4 महीनों में उनकी काफ़ी कमाई होगी, लेकिन फिर बाद में एक टाइम लीन सीजन आता है तो वहाँ पर कमाई नहीं होती है, तो वोलेटिलिटी रहती है इनकम में, तो वो तब क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स में टिप करते हैं जब लो इनकम पीरियड्स होते हैं, जो भी अपना डे टू डे एक्सपेंडिचर चलाने के लिए। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट शुड ऑल्सो हेल्प हाउस होल्ड्स टू मीट देयर लॉन्ग टर्म गोल्स सच एज प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। तो ग्लोबल फिनडेक्स, ये जो इंडेक्स है, ये मदद करते हैं अंडरस्टैंडिंग की जो एक्सेसिबिलिटी है और जो फॉर्मल फाइनेंस को जो लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो फाइनेंशियल वेलबींग को लीड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसकी जो फाइंडिंग्स है इंडिया को लेके, क्या यहाँ पे बातें आई हैं, तो पहली बात तो ये बताते हैं कि जो इंडियन एडल्ट्स हैं, दे वेरी एंक्शियस अबाउट मीटिंग देयर फाइनेंशियल गोल्स। लगभग 80% ऑफ द इंडियंस दे रिपोर्ट कि भाई दे आर समवॉट वरिड और दे आर वेरी वरिड अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी फॉर देयर ओल्ड एज, है ना। आज के टाइम पे देखिए, अब सरकारी नौकरी भी, अगर आप आईएएस भी बन जाए, पीसीएस भी बन जाए, तो पेंशन वाला तो अब जमाना रहा नहीं है ना, एनपीएस का जमाना है। तो अब आपने चाहे, अब उसके बाद फिर ये भी सवाल आता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करो। एफडी में तो 5% मिलता है, बैंक में तो कुछ मिलता नहीं है, चलो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, तो अगेन वहाँ पे वोलेटिलिटी है, आज आपके पास पैसे बन भी सकते हैं, कल को नुकसान भी हो सकता है। तो अब ये चिंता है।
खास करके अगर हम आज की युवाओं की बात करें तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कि भी ऐसी जगह बताओ जहां पे इन्वेस्ट करें जहां पे हमको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। पर बात ये करी जा रही है कि बेशक इंसान के पास पैसे होंगे लेकिन फिर भी वो चिंता में होगा कि भी मेरा फ्यूचर का क्या होगा। तो अगेन अगर बंदा चिंतित है अपने फ्यूचर को लेकर तो फाइनेंशियल वेलबींग को लेकर यहां पे सवाल खड़ा उठता है से। और ये तो इंडिया में क्या सभी जगह होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में ये लोग फाइनेंशियल वेलबींग को लेकर अब चिंतित होंगे, बाकी देशों में भी होंगे। 67% लोग जो हैं वो चिंतित हैं, वरिड हैं कि भाई वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और लगभग 80% जो लोग हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाई उनके पास पता नहीं आने वाले टाइम में इनफ पैसे हो या ना हो फॉर द मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, नाउ अब ऑब्जर्वेशंस की यहाँ पे बात आती है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग जब इमरजेंसी पड़ती है, पैसे चाहिए होते हैं तो वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे बोरो करते हैं, ठीक है, अपने जो भी सोशल नेटवर्क से वो बोरो करते हैं। तो स्टेट जो है फाइनेंशियल वेलबींग अमंग इंडियंस की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी भी लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई है, अगर आप देखिए, अब अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, थोड़े सीनियर सिटीजन की बात करें, तो वो सेविंग्स में बिलीव करते थे, है ना, कुछ ना कुछ वो जरूर सेव करते थे। आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। आज के टाइम पे लोग ईएमआई जो ईएमआई कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे देखने को मिलता है। अब अगर हम अभी आज भी अगर आप बात करेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से तो शायद उन्होंने कोई चीज़ ईएमआई पे ली होगी, है ना, तो वो अपनी सेविंग्स पे बिलीव करते थे कि चलो कल को कोई रेनी डेज हैं, कल को कोई इस तरह की मुसीबत आती है, हम अपने सेविंग्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हमको अभी भी इमरजेंसी है तो लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि जी हमको पैसे चाहिए तो हमको पैसे दो। नो, दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट, दिस रिफ्लेक्ट्स के जो हमारी फाइनेंशियल वेलबींग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी कि हम ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो यहाँ पे एक डिसिप्लिन की भी बात आती है कि हमारा कंट्रोल नहीं है हमारे पैसों के ऊपर। ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं है तो अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हुआ? फाइनेंशियल फ्रीडम ये तो नहीं ना कि आज आप 10 लाख रुपए कमा रहे तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं, है ना, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हुआ। अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे एक महीने के लेकिन आप सेव भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप कैसे फ्री रह सकते हैं? तो आपका कंट्रोल ही नहीं अपने फाइनेंसेस के ऊपर, आपका डिसिप्लिन ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल वेलबींग आगे जाके वो इंपैक्टेड रहेगी। Now, state of financial inclusion in India, at least its current form में, has not spurred perceptions of high financial well-being among individuals. तो यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर तो बहुत फोकस किया जा रहा है, ड्राइव है जनधन योजना के चलते कि चलो लोगों के बैंक अकाउंट खोले जाएं, ये सब हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी हाई फाइनेंशियल वेलबींग में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल वेलबींग। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इंटेग्रल टू फाइनेंशियल वेलबींग, लेकिन इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द पिक्चर। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स जो हैं, नाउ दे मस्ट बी यूनिकली पोजीशन टू सर्व द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो उनको कंसिडर करनी चाहिए किस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं जो लोगों के काम आ सकती हैं, उनको हेल्प कर सकती हैं, हाउस होल्ड्स को हेल्प कर सकती है ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को, अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को उनको वो फुलफिल कर सकें। कैसे उनकी जो कंजम्पशन है, डे टू डे कंजम्पशन है, वो स्मूदन हो सकती है। अब चाहे वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो क्लोथिंग है, ये जो बाकी नीड्स हैं ये भी कैसे हाउस होल्ड्स की कंप्लीट हो सकती है, मीट हो सकती हैं। तो इसको लेके सरकार को भी और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ज़्यादा एफिशिएंट पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है जी, तो अंत में कंक्लूजन में क्या बात आती है? तो फाइनेंशियल वेलबींग जो है एज एन इम्पैक्ट मेट्रिक, इट इज वेरी रेलिवेंट नॉट जस्ट इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी लैंडस्केप, बट ये बहुत रेलिवेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, हाउसिंग एटसेट्रा, राइट। तो अगर इस तरह का कल्चर हम बनाएंगे फाइनेंशियल वेलबींग को अंडरस्टैंड करने का, फाइनेंशियल वेलबींग को मेजर करने का, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जो फोकस होगा दैट विल बी टुवर्ड्स इंप्रूविंग द फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ एवरी इंडियन हाउस होल्ड। तो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करना, बनाना, ठीक है, इस तरह की अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, सो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये सी राजा मोहन के आर्टिकल में से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करा गया है। अ स्ट्रॉन्ग इंडियन न्यूक्लियर डेटरेंट अगेंस्ट चाइना इज क्रिटिकल फॉर स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इन्यूमरेट द चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड। तो ये 250 शब्दों में आपने आंसर लिखना है। बाकी दोस्तों ये हमारे आज के एडिटोरियल थे। जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन, हमारे जनरल स्टडीज कोर्स की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं। यदि आप ऑफलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों अभी भी यू आर द मोर देन वेलकम। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043। नाउ इसके फीचर्स आपके सामने हैं, इसका प्राइस आपके सामने है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। यदि आप यहाँ पे नहीं भी आना चाहते, लेकिन देखिए प्री रिकॉर्डेड क्लासेस तो हमारी ऑलरेडी चलती हैं, लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो फीचर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कर सकते हैं, आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।